हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, हमारे आसपास का पदार्थ। यह चैप्टर हम लोग कंप्लीट रूप से करेंगे और बहुत ही शॉर्ट और सटीक तरीके से नोट्स भी लेकर आएँ। आपको किसी अन्य नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। आप 1 2 पॉइंट रीड कर लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है, वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का डिफिनीशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। दूसरे तरीक़ा से आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान और स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और संसार की सभी वस्तुएं किस चीज़ से बनी होती है? तो जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्लियर हो गया होगा कि दुनिया में आप जितना वस्तु देख रहे हैं वो जिस सामग्री से बना हुआ वह क्या कहलाएगा? पदार्थ। या फिर आप कह सकते हैं वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो या फिर स्थान घेरता हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसा कि प्राचीन भारत के यानी पहले के जो दार्शनिक थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो बताएं कि पदार्थ 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है और वो 5 तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ को यही 5 तत्व में विभाजित किए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा कि पंच तत्व कौन कौन सा है। तो पंच तत्व याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। अब जो यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि पदार्थ के गुण। यहाँ से जो पूछा जाएगा, यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट हो रही है पदार्थ के गुण। तो इसमें पदार्थ के गुण में पहला प्रॉपर्टी है, आपसे कहा जाएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि पदार्थ के 5 गुण या 3 गुणों को लिखें। तो आपको लिखना है कि पदार्थ के कण, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख दीजिएगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी अत्यंत सूक्ष्म करने का मतलब इतना छोटा कि हम उसे अपनी आँखों से देख नहीं सकते। अब हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी पदार्थ के कण के बीच खाली जगह होता है। जैसा कि आप जब एक सूखी ईंट को जब पानी में डालते हैं तो देखते होंगे कि उसके अंदर से बुलबुला के रूप में हवा निकलती। वो हवा था कहाँ? तो यानी ईंट के अंदर जो भी खाली जगह था उसमें हवा भरा हुआ था, और जैसे ही आप पानी में डालें तो पानी उस जगह में गया और वहाँ से हवा बाहर निकलने लगती है, जो कि हमें बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट पे। और हमारा चौथा पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, यानी लगातार। यानी पदार्थ के कण अंदर में रेगुलर वे में चलते रहते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं। इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर होते रहते हैं। तो पदार्थ के हम लोग 4 गुणों को डिस्कस कर लिए। और हमारा 5वां पॉइंट है, आज का 5वां पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी ये पॉइंट बता रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षित करने के मतलब कि एक प्रकार का बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच भी एक प्रकार का बल लगता है, जिसे यहाँ पे लिखा गया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो 5 पॉइंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है और ताप
तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताइएगा कि गतिज ऊर्जा किससे कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी भी पदार्थ में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ताप बढ़ाने से गति बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है। तो यदि ताप बढ़ाने से गति तेज़ हो जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। तो क्लियर हुआ होगा कि ताप बढ़ाने से कणों की गति बढ़ती है, कणों की गति बढ़ेगी तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। यानी आप यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर एरो का मतलब हुआ कि बढ़ रहा है, टी से टेम्परेचर, ऊपर एरो का मतलब बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा तो उसमें मोशन यानी एम से लिख रहे हैं मोशन यानी गति भी बढ़ेगा। जब गति बढ़ेगा तो अभी बताएं कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा, तो उसमें जो एनर्जी होगा ई से एनर्जी, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो गति भी बढ़ती है और गति बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये पॉइंट अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं। यदि आप दो पदार्थों को एक साथ छोड़ देते हैं तो उसका कण आपको बिना कुछ किए स्वयं अंततः, कहने का मतलब कि वे स्वयं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। और वे एक दूसरे में मिल किससे जाते हैं, क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। जैसा कि हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, तो यही बात यहाँ करा कि पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ अंतर मिल जाती है। वे क्यों मिल जाती है, क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ मिल जाती है। तो क्यों, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। रिक्त स्थानों के कारण, याद रखिएगा किसके कारण, रिक्त स्थानों के कारण। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हो जाएगा आज का नेक्स्ट पॉइंट है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विसरण क्या है, याद रखिएगा, दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना यानी अपने आप मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यानी जब दो पदार्थ के कण स्वयं मिल जाते हैं, स्वतः मिल जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, विसरण कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य, जैसा कि ऊपर में लिखा गया था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वही बात को यहाँ दोहरा रहा कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है, और उस बल को क्या कहिएगा, उस बल को अंतरानुक बल कहा जाता है। यहाँ से इस पॉइंट को याद रखिएगा, जहाँ जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आपको याद रखना है। पूछेगा आपसे कि अंतरानुक बल किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जो बल कणों को एक साथ रखता है, वह बल क्या कहलाता है, अंतरानुक बल कहलाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। जैसे आप अनेक प्रकार के पदार्थ देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं पानी, चीनी और बहुत सारे पदार्थ देख रहे हैं, ऑक्सीजन जैसे गैस हो गया, या फिर देख रहे हैं ईंट पत्थर, जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, तो ये इनके बीच आकर्षण बल जो है अलग अलग होता, और आकर्षण बल अलग अलग होने के कारण ही पदार्थ अलग अलग अवस्थाएं में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप नेक्स्ट पॉइंट में भी देख रहे हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस, द्रव और गैस और आप पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ये किसके कारण हो रही, तो पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल अलग अलग लग रहा है, इसी कारण से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है।
क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं क्यों होती है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अलग अलग होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। बिल्कुल ही सही है कि जब ठोस पे बल लगाइएगा तो टूट सकता है लेकिन आकार में चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आप पत्थर को लेकर प्रेस करिए, दबाइए, कितना ही बल लगाइए, वो टूट जाएगा लेकिन उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो जैसा वो जिस शेप का है उसी आकार में रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जैसा कि अभी कह रहे थे कि ठोस टूट सकता है लेकिन आकार बदल नहीं सकता है, और इसी के उल्टा है द्रव का कोई आकार ही नहीं होता है। याद रखिएगा, द्रव का कोई आकार नहीं होता है, यानी कि जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। यानी जिस बर्तन में द्रव को रखिएगा उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो याद रखिएगा कि आयतन तीनों का निश्चित होता है। आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम तीनों में निश्चित होता है, सेम होता है। और जो आकार जो है शेप, जिसे आप शेप कहिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, और वॉल्यूम भी डिफिनिट हो जाएगा। और इसमें शेप जो है क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा, क्योंकि ये बर्तन का आकार लेता, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आज है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। इस पॉइंट में समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कि आपको अजीब लग रहा होगा। यहाँ लिखा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव। तो जैसा कि हम लोग विसरण ऊपर पढ़े कि दो पदार्थ का कण का स्वतः मिल जाना, अपने आप मिल जाना विसरण कहलाता है। तो जैसा कि द्रव में आप किसी भी चीज़ को मिलाइए, या तो ठोस को मिलाइए, या फिर द्रव को मिलाइए, या फिर गैस को मिलाइए, सभी उसमें घुल सकता है। तो यही इसीलिए कहा गया है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि द्रव में किन किन पदार्थों का विसरण संभव है। तो आप और ऑप्शन दिया जाएगा ठोस, द्रव, गैस और इनमें से सभी। तो आपको सिलेक्ट करना है इनमें से सभी। याद रखिएगा कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यानी द्रव के कण के बीच आकर्षण बल, जो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। यानी सबसे ज़्यादा आकर्षण बल सॉलिड और सबसे कम गैस। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा, इसलिए उसका कण गति कम करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होता है, क्योंकि इसका कण जो द्रव का कण अधिक गति करेगा, इसलिए उसमें विसरण की दर अधिक होती है। और यही कारण है कि द्रव अवस्था के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। वही बात लिखा गया कि द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है, और गति भी ज़्यादा करता है, और वहाँ रिक्त स्थान होता है जिससे कि वो फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकता। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छी तरह आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं इस पॉइंट को। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। तो आपको आंसर में करना कि ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और उनके कणों के बीच, यानी ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होती है। यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का कि तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। यहाँ से भी पॉइंट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में, मान लिया हम उसको द्रव करना चाहते हैं, लिक्विड में करना चाहते हैं, या फिर लिक्विड है तो उसे गैस में बदलना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होगा हमें। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, ताप एवं
ताप एवं दाब में परिवर्तन करके, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी जितना ताप पे, जितना टेम्परेचर पे कोई पदार्थ पिघलकर द्रव बनता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, बर्फ़ का गलनांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन है, सब लोग जानता है। याद रखिएगा, बर्फ़ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं एमपी ऑफ आइस, एमपी ऑफ आइस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन। याद रखिएगा, केल्विन में 273 केल्विन। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और नेक्स्ट पॉइंट है कि गलने की क्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। संगलन यानी मेल्टिंग, संगलन यानी मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब यानी पिघलना, मेल्टिंग कहलाता। तो पिघलेगा कौन? जैसे बर्फ़ हो तो आइस क्या होता है? पिघलता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, आइस किस अवस्था में? ठोस में। और वाटर किस अवस्था में? द्रव में। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ वही बात लिखा है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संगलन कहते हैं। और यानी इसे इंग्लिश में क्या कर दीजिएगा? मेल्टिंग कर दीजिए। तो क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है, गलने की क्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता है, तापमान नहीं बदलता है। जैसे कोई पदार्थ या कोई भी ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलना शुरू हो जाता है, तो जब तक वो पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जैसे मान लिया एक बर्फ़ का टुकड़ा लिए, वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही पिघलना शुरू करता। तो मान लिया कि 1 kg बर्फ़ है, आप उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक? आप चाहे जितना भी हीट दीजिए, कि जब तक वह पूरी तरह से पिघल नहीं जाएगा बर्फ़, उस बर्फ़ का टेम्परेचर 0 का 0 ही रहेगा। तो वही बात यहाँ कह रहा कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक पदार्थ पूरी तरह से नहीं गल जाता है, यानी जब तक बर्फ़ जो है पूरी तरह से पानी नहीं बन जाता, आप कितना हूँ ताप दीजिए, कितना हूँ उष्मा दीजिए, उसका तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगा। वही बात स्पष्ट लिख रहा है, चाहे उसमें और भी उष्मा भी दी जाए, यानी कितना हूँ उष्मा दीजिएगा, टेम्परेचर में यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। यानी कह रहा है यहाँ पे कि पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने, यानी जैसे कि आप ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या परिवर्तन कर रहे हैं? अवस्था में परिवर्तन। और अवस्था में परिवर्तन होने के लिए तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता। जैसे ठोस से द्रव में भी हम आपको बता रहे थे कि जैसे कि आप ठोस यानी बर्फ़ को पिघलना शुरू करता, तो जब तक पूरी तरीक़ा से बर्फ़ नहीं पिघल जाता, उसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही बात कर रहा है यहाँ पे कि पिघलने के दौरान यदि कोई ठोस पिघल रहा, तो जब तक वो पिघल रहा, जब तक पूरी तरह से नहीं पिघल जाता, उस दौरान आप जितना भी ऊष्मा देते हैं, वो ऊष्मा क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। वह ऊष्मा क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। और जो ऊष्मा जो है पदार्थ में छुपी रहती है, वो पदार्थ जो है ऊष्मा को शोषण कर लेता है और उसी में छुपा रहता है, और उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। याद रखिएगा कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, परिभाषा पूछा जा सकता है यहाँ से आपसे कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो आपको बोलना है कि जब कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू करता है और वह जब तक पूरी तरह से न पिघल जाता है, तो उसे दी गई ऊष्मा उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और उसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि
यानी कह सकते हैं शॉर्ट में कि छुपी हुई ऊष्मा, उस पदार्थ में छुपी हुई ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते, तो उसी से मिलता जुलता है, जैसा कि समझिएगा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा गया है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा का डेफिनेशन में कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मेन पॉइंट इसमें जो फोकस किया गया है इससे याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस, याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस, यही पॉइंट मेन है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने, यानी गलन है तो गलन का मतलब क्या हो जाएगा, ठोस से द्रव में बदलना। तो वही तो पॉइंट लिखा गया कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो शायद आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी पूछे इस टाइप से, यानी हिमांक, क्वथनांक, गलनांक, तो वो एक प्रकार का ताप है, टेम्परेचर को कहा जाता है। तो वही बात यहाँ कहा गया कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक का डिफिनीशन क्या है, तो याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब पर, इस पॉइंट को मत भूलिएगा, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ये सब डिफिनीशन छोटा छोटा पूछा जाता है, डायरेक्ट आ जाएगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यदि केल्विन में बात करेंगे तो 373 केल्विन, और इसी को यदि फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और आज का नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछना चाह रहा है कि उधरपातन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। उधरपातन किसे कहते हैं, उधरपातन का डेफिनेशन पूछेगा आपसे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चला जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उधर पता नहीं, बीच में द्रव नहीं आता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने पर, यानी सॉलिड, यानी देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ठोस से गैस में जा रहा और गैस से सीधा ठोस में वापस आ रहा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उधर्वपातन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। जैसा कि इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको पूछेगा तो याद रखिएगा, नैप्थेलिन एक एग्जाम्पल हो जाता है, नैप्थेलिन, याद रखिएगा नैप्थेलिन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, फनेली का गोली कहते हैं, फनेली का गोली नैप्थेलिन। और दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा सब्लिमेशन का, कैम्फर, दूसरा एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा, कैम्फर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कपूर, कैम्फर मीन्स कपूर, याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में और गैस से फिर वापस ठोस में आ जाता है तो यह बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उधर्वपातन कहलाता है। और यदि एग्जाम्पल आपसे पूछता तो आप 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, नैप्थेलिन और दूसरा कैम्फर, जिसे हिंदी में कैम्फर को कपूर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ दिया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। फिर से वही बात पूछना चाह रहा आपसे कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं क्यों होती हैं। तो जैसा कि ऊपर बताया गया था कि आकर्षण बल बदलने के कारण, आकर्षण बल के कारण पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती। तो जब कोई 2 वस्तु पर जब बल काम करता तो जैसा कि आप समझते हैं और जानते भी होंगे कि यदि दूरी बढ़ेगा तो बल एक दूसरे पर लगना क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो वही रीज़न यहाँ दिया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण उनकी विभिन्न अवस्थाएं होती। क्लियर बात है। यदि दूरी बदलेगा तो बल बदलेगा, बल बदलेगा तो फिर पदार्थ की अवस्थाएं बदलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है ठोस CO2। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि बता रहा है कि सॉलिड CO2 जो है, सॉलिड CO2 है जो है कि सॉलिड में है लेकिन डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो जैसा कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे कि जब कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, उधर्वपातन कहते हैं। तो उस प्रोसेस को उधर्वपातन कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा गया कि ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि बताइए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो आप क्या आंसर दीजिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है क्योंकि ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाती है, जो कि सब्लिमेशन का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। वहाँ पे हम आपको 2 उदाहरण बताए थे, एक नेप्थेलिन, दूसरा कैम्फर, और तीसरा याद रखिएगा सॉलिड CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और आज का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दाब बढ़ाने और ताप घटने से, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकता है। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे मान लिया कि गैस है पहले से, और कहा गया कि ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। तो द्रव में चेंज कब होगा, जब प्रेशर, पी से प्रेशर, एरो नीचे की ओर लिख रहे मतलब घटेगा, जब प्रेशर घटेगा, और नहीं जब प्रेशर, मिस्टेक हो रहा, उल्टा बोल दिए, जब प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा। जब टेम्परेचर, जैसा कि देख रहे हैं कि गैस से लिक्विड में जब बदलता है तो प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर घटता है, याद रखिएगा। तो वही लिखा गया, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवापोरेशन। इवापोरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं बाष्पीकरण। तो जैसा कि डिफिनीशन लिखा गया यहाँ पे, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और जल का जब बाष्पीकरण होगा तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, और 100 से कम तापमान पर द्रव जो वाष्प में बदल रहा, वाष्प में परिवर्तित हो रहा, उस प्रक्रिया को क्या कहिएगा, बाष्पीकरण। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे डिफिनीशन पूछेगा कि बाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। और दूसरा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बाष्पीकरण होता है क्वथनांक से कम तापमान पे, क्वथनांक से ज़्यादा तापमान पे, या क्वथनांक पे, या फिर इनमें सभी, या इनमें से। तो आपको सेलेक्ट करना है इस पॉइंट को, क्वथनांक से कम तापमान पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताया है यहाँ पे कि बाष्पीकरण से क्या आती है, तो बाष्पीकरण से शीतलता आती है। ये जितने भी पॉइंट हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप एक बार अच्छी तरह से इसे सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और यदि नोट्स बनाना है तो कुछ नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, उसे आपको लिख लेना है अपने नोटबुक में, और इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, या 1-2 बार जैसा कि समझाया गया है सुन लेना। बस इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा।
तो जैसा कि हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं साथ में, तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं और इस चैप्टर का एक क्वेश्चन अलग से भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, और इसमें बहुत सारा दिया गया है एग्जाम्पल, जो कि उसमें आपको चुनना है कि कौन पदार्थ हो कौन है। तो देख रहे हैं कुर्सी, तो कुर्सी में द्रव्यमान होता है, जगह घेरता है, तो पदार्थ वायु, वायु में भी जैसा कि देख रहे हैं कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जगह घेरता है, और उसमें भी हम लोग वजन करते हैं कि जैसे बड़ा सिलेंडर जो होता है जो 14 kg का होता है, तो वजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसमें भी मतलब कुछ मात्रा में भरा जाता है, जैसा कि नहीं जितना मर्जी उतना भर दें। तो वायु भी क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। स्नेह, स्नेह मतलब कोई चीज़ नहीं, वो दिखाई नहीं देता, उसे आप वजन नहीं कर सकते हैं, उसमें द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही वो जगह घेरता है। गंध, घिरना, ये सभी जहाँ क्रॉस लगा रहे हैं ये पदार्थ नहीं होगा। और बादाम पदार्थ हो जाएगा, विचार पदार्थ नहीं होगा। शीत, जैसा कि आप आंसर में भी देख रहे हैं, शीत नहीं होगा, शीतल पेय हो जाएगा। शीत मतलब ठंडा, तो ठंडा थोड़ा ना होगा पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ। इत्र का सुगंध, इत्र का सुगंध थोड़ा ना होगा, सुगंध को तो आप क्या कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो जैसा कि आंसर देख रहे हैं कि कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि आप देखे होंगे कि जब कहीं खाना बनते रहता है या कहीं दूर में बनता है तो उसका सुगंध आपके पास तक पहुँच जाता है, लेकिन यदि पास में कुछ दूरी में ठंडा खाना रखा हुआ तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ खाना है या फिर उसका सुगंध क्या है। तो ये किसके कारण होता है, तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसके कणों के बीच दूरियाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसका गति भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण कण उस गर्म रहने पे जब तापमान बढ़ता है तो उनके कणों का गति तेज होता है, जिसके कारण वो आसानी से फैल जाता है और तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण वह हम तक पहुंच जाता है। यहाँ से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से के बीच की दूरी यानी कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता और फैलने लगता है। और यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंचता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। यानी जब भी देखते हैं स्विमिंग पूल में जो गोताखोर यानी नीचे जो डूब जाता है पानी में, तो वो पानी को काटता है यानी उसमें तैरता है नीचे ही नीचे, तो एक किस गुण को बताता है, तो बताता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, तभी तो वो उसमें जाकर चल रहा है, यदि रिक्त स्थान नहीं रहेगा तो वो उसमें मूव नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा ये गोताखोर पानी काटता है नीचे जाकर, किस गुण को बताता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बस इस पॉइंट को देखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी काट नहीं पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं। जैसा कि हम आपको ऊपर में बताए थे कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 2 विशेषताएं या फिर 2 गुण पदार्थ का या 5 गुण लिखें, तो उसी में से जैसा कि हम आपको 5-6 पॉइंट ऊपर बताए थे, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट लिखा गया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो गया होगा और हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से फिनिश कर लिए हैं और इससे बाहर आपको इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना है, बस नोट्स बनाना है। तो जैसा कि नोट्स में देख रहे हैं, इसी को हूबहू आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसे रिवाइज करना है।